हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम कॉन्सेप्ट। आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 5 जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने एग्जाम कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर शुरू करते हैं। तो यूनियन एंड टेरिटरी में देखेंगे हम आर्टिकल कहाँ से। तो ये पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसमें 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आर्टिकल 2A या 2A इसे रिपील कर दिया गया जो सिक्किम से रिलेटेड था। तो पहले आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल 1 जो कहता है, ये कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जो भी टेरिटरी यूनियन के हैं उसके नाम, मतलब राज्यों के और यूनियन टेरिटरी के नाम। आर्टिकल 2 किसकी बात करता है? एडमिशन और स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो नए स्टेट बनाने की बात करता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2A जो कि अब रिपील कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, वो सिक्किम से एसोसिएटेड है, जब सिक्किम को यूनियन का पार्ट बनाया गया था। सिक्किम को 35वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत का हिस्सा बना लिया गया था, और तब पूरा स्टेट नहीं था, और 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिक्किम को पूरा स्टेट बना लिया गया था। तीसरा जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल 3 ये कहता है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में ये अंतर है कि आर्टिकल 3 बात करता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स की, मतलब उन राज्य या उन यूनियन टेरिटरीज की बात करता है आर्टिकल 3 जो अभी भारत का हिस्सा है। तो उसमें उनके एरिया में या उनकी बाउंड्री में या उनके नाम में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो वो आर्टिकल 3 से होगा। और कोई नया स्टेट बनाया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है, तो वो आर्टिकल 2 से होगा। ठीक है। और आर्टिकल 4 ये कहता है कि कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में होता है तो उस अमेंडमेंट को जो है वो क्या माना जाएगा, उसे सिंपल अमेंडमेंट के अंदर माना जाएगा। ठीक है, तो उसे सिंपल अमेंडमेंट के अंदर माना जाएगा। फिर देखते हैं यूनियन एंड इट्स स्टेट्स के बारे में। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। जो भारत है ना वो यूनियन है स्टेट्स का, ना कि फेडरेशन है स्टेट का। तो इससे हमें दो चीज पता चलती है। पहला, नेम ऑफ द कंट्री। हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया भी है और भारत भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब चल रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें इंडिया नाम रखना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि हमें भारत नाम रखना चाहिए। इंडिया इंग्लिश नाम है, भारत हिंदी नाम है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनल जो अडॉप्ट किया नाम वो था इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। सेकंड है टाइप ऑफ पॉलिटी। हमने क्यों यूनियन ऑफ स्टेट रखा, क्यों फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं रखा, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स को हम फेडरेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि उस टाइम ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट जो है इसे इसलिए चुना गया फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह। उसके दो रीजन हैं। पहला कि जो इंडियन फेडरेशन है वो रिजल्ट नहीं है एग्रीमेंट का किसी, मतलब जो अमेरिकन फेडरेशन है या जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहां पे क्या था, 13 राज्य हुआ करते थे पहले। उन राज्यों ने आपस में ये डिसाइड किया क्यों ना हम एक होके एक देश बना लें, 13 के 13 राज्य मिलके एक देश बना लें, और हम एक देश बन जाएंगे तो ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। तो उससे वो एक फेडरेशन बना जो एक एग्रीमेंट के बेस पे था कि हम 13 देश मिलके देश बन जाएंगे, इसलिए उसे फेडरेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। जबकि भारत के केस में ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट ने मिल के आए और फिर बोले कि हमें एक देश बनाना, नहीं। भारत में पहले भारत बना था, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टेट्स बनने शुरू हुए थे। दूसरा कि भारत में किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो भारत से अलग हो सके, जबकि यूएस में ऐसा है। यूएस में अगर कोई राज्य चाहे तो वो इस फेडरेशन से अलग हो सकता है। हालांकि यूएस इतना पावरफुल है कि होने नहीं देगा, पर उनकी मर्जी है, वो हो सकता है।
इसलिए, लेकिन भारत में नहीं हो सकता, किसी भी स्टेट में ये पावर है ही नहीं कि वो अलग हो सके, क्योंकि स्टेट था ही नहीं, भारत बना था पहले, अब फिर धीरे धीरे स्टेट बने थे। तो इसलिए जो हम कह सकते हैं कि भारत का जो फेडरेशन है, फेडरेशन तो यूनियन है लेकिन इनडिस्ट्रक्टिबल, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। देखते हैं आर्टिकल 1 जो है ये कहता है, जो इंडिया की जो टेरिटरी है उसे 3 भाग में बांटता है आर्टिकल 1। एक टेरिटरी ऑफ स्टेट, मतलब राज्य की जो जमीन है। दूसरा यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी है, एक तो राज्य हो गया, दूसरा यूनियन टेरिटरी। और तीसरा टेरिटरी, टेरिटरी दैट मे एक्वायर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी जमीन कब्जा लेती है दूसरी फॉरेन लैंड को, तो वो तीसरी टेरिटरी हो गई। तो होता यह है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है ये सभी पे अप्लाई होता है, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं पार्ट 21, मतलब पार्ट 21 के आधार पे कुछ प्रोविजन बनाए गए स्पेशल कुछ स्टेट्स के लिए। तो वो हम देखेंगे वो स्पेशल प्रोविजंस क्या है आगे। अब दूसरा है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्ड ज़्यादा बड़ा है या यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड ज़्यादा बड़ा है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्ड ज़्यादा बड़ा है। यूनियन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है इंडिया का जो यूनियन है उसमें सिर्फ दो चीज़ आता है। इंडिया के यूनियन में क्या आता है, जैसे ये भारत है तो यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है कि इंडिया में जो राज्य हैं वो, और जो यूनियन टेरिटरी है वो। जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है कि ये जो पूरा भारत देश है वो, प्लस जहाँ जहाँ भारत ने थोड़ी थोड़ी जमीन कब्जाई वो भी इंडियन टेरिटरी होगी। कल को अफगानिस्तान में जाके भारत थोड़ी जमीन कब्जा ले, या इंडियन ओशन में कोई आइलैंड है उसे जाके भारत कब्जा ले, तो अगर हमें पूरी जमीन भारत की बोलनी पड़ेगी तो हम बोलेंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसमें ये भी आ जाएगा, ये सारे भी आ जाएंगे। अंडमान निकोबार के अगल में कोई आइलैंड निकल जाए तो भारत उसे कब्जा लेगा, तो हम कहेंगे वो टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ये सारी जो है ये टेरिटरी ऑफ इंडिया है। लेकिन जब हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि राज्य और यूनियन टेरिटरी, क्योंकि दो ही चीज़ों से तो भारत बना है, राज्य और यूनियन टेरिटरी। मेन लैंड जो है भारत पे, वहाँ पे दो ही चीज़ें, राज्य और यूनियन टेरिटरी। और किसी फॉरेन लैंड को अगर भारत ने कब्जा लिया तो तब हम कहेंगे कि टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ये एक वाइडर एक्सप्रेशन है, मतलब एक बड़ा एक्सप्रेशन है। फिर स्टेट जो होते हैं ये मेंबर होते हैं फेडरल सिस्टम के, और अपनी पावर को शेयर करते हैं सेंटर के साथ। जो लिस्ट होती है, जो सब्जेक्ट लिस्ट होती है, तीन होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तीन लिस्ट होती है। तो स्टेट जो होते हैं वो अपनी पावर को शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टेट लिस्ट में कुछ लॉ दिए गए, मतलब कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं। यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, और कंकरेंट लिस्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो स्टेट जो होते हैं फेडरल सिस्टम के मेंबर होते हैं, और प्लस अपनी पावर को शेयर कर रहे होते हैं यूनियन सेंटर के साथ। लेकिन यूनियन टेरिटरी जो है ना, और एक्वायर्ड टेरिटरी, कोई भी टेरिटरी भारत कब्जा लेता है बाहर की, तो वो जो है डायरेक्टली कंट्रोल होती है, एडमिनिस्टर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। मतलब भारत में जो यूनियन टेरिटरी है उस पर पूरी तरीके से अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। आर्टिकल 2 के बारे में देखते हैं, तो आर्टिकल 2 जो है ये भारत की पार्लियामेंट को दो पावर देता है। पहला पावर, पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, और दूसरा पावर टू स्टेबलाइज न्यू स्टेट। की मतलब कि भारत की पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नए स्टेट बना सकती है, और दूसरा मतलब एडमिट कर सकती है नए स्टेट के रूप में, और दूसरा नए स्टेट ही स्टेबलाइज कर सकती है। पहला जो रेफर है वो है कि एडमिशन ऑफ स्टेट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, और दूसरा है स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्टेट विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर। तो आर्टिकल 2 में दो बातें हैं कि एडमिशन कर सकती है नए स्टेट को। इसका मतलब कि भारत की कोई टेरिटरी है जो पहले अभी तक स्टेट नहीं थी, आर्टिकल 2 से भारत सरकार, हमारी पार्लियामेंट क्या करेगी, उसको एक स्टेट बना देगी। जैसे कि पहले जो जम्मू कश्मीर था
वो तो भारत के अंदर मान लेते हैं कि वो यूनियन टेरिटरी था, अभी भी है, लेकिन भारत सरकार चाहे कि उसे स्टेट बनाना तो बना सकती, तो आर्टिकल 2 के अंदर बनाएगी, लेकिन वो जमीन जो है वो भारत के अंदर थी पहले से ही। लेकिन दूसरे का मतलब है, दूसरा जो पॉइंट भी है कि पावर टू स्टेबलाइज न्यू स्टेट, इसका मतलब है कि कोई नई जमीन मिली, मान लेते हैं अंडमान निकोबार में एक नया आइलैंड निकल आया, तो भारत उसको एक स्टेट बनाना चाहती है, तो वो भी आर्टिकल 2 के क्लॉज बी से करेगी। ठीक, तो आर्टिकल 2 जो है रिलेटेड है किससे, एडमिशन और स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू स्टेट जो भारत का पार्ट नहीं थे, जो अभी तक भारत का पार्ट नहीं है, उसके बारे में कहा है, दैट आर नॉट यूनियन ऑफ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो जम्मू कश्मीर के बारे में बोला वो इस आर्टिकल से नहीं था, सॉरी, वो आर्टिकल 2 से नहीं था, आर्टिकल 2 से था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है वो, आर्टिकल 2 कहता क्या है, तो आर्टिकल 2 ये कहता है, दो चीजें कहता है, आर्टिकल 2 का क्लॉज ए कहता है कि एडमिट करना यूनियन ऑफ इंडिया में नए स्टेट को, मतलब वो था नहीं अभी, लेकिन उसे एडमिट कर रहे हैं, मतलब अभी ला रहे हैं उसके अंदर। और दूसरा स्टेबलाइज करना न्यू स्टेट को, इसके लिए एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि जो स्टेट मतलब जो पार्ट इंडिया का नहीं था, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट था, तो हुआ ये, जैसे सिक्किम था, सिक्किम पहले भारत का पार्ट नहीं था, तो उसको अगर भारत का पार्ट बना के फिर स्टेट बनाया जाएगा, एडमिट किया जाएगा, तो वो है क्या कहते हैं, वो आर्टिकल 2 के ही अंदर आएगा। और कोई टेरिटरी मान लो अंडमान निकोबार में कोई आइलैंड आ गया, निकल गया, उसको नया स्टेट बनाना है, तो वो क्लॉज बी से होगा। क्लॉज ए से क्या होगा कि कोई भी जो पावर है, जैसे सिक्किम था पहले अलग, उसको भारत में मिला के एक स्टेट बना रहे हैं, तो आर्टिकल 2 के क्लॉज ए से होगा। और कोई नया स्टेट ही बन गया है, तो वो आर्टिकल क्लॉज मतलब आर्टिकल 2 के क्लॉज बी से होगा। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि एडमिशन और स्टेबलाइज करना नए स्टेट को जो अभी तक यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट ही नहीं थे। जबकि आर्टिकल 3 में ये डिफरेंस है कि ये भी यही बात करता है कि फॉर्मेशन करना, चेंज करना स्टेट में, लेकिन एग्जिस्टिंग स्टेट जो यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट हैं, मतलब कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है, उसमें किसी भी प्रकार की बाउंड्री की चेंज या नाम के चेंज या कुछ भी हो, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर तहत होता है। तो आर्टिकल 3 जो है ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है कि मतलब अगर ये भारत देश है, इसके अंदर जो भी एडजस्ट करना होगा उसे वो होगा आर्टिकल 3 के अंदर। लेकिन आर्टिकल 2 में क्या होगा, बाहर जो अभी तक भारत के यूनियन का हिस्सा नहीं थे, उनमें अगर कोई रीएडजस्टमेंट करना होगा, उसे भारत के टेरिटरी के अंदर लेके आएंगे, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाएंगे, फिर उसे स्टेट बनाएंगे, तो आर्टिकल 2 के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं आर्टिकल 2 के अंदर नया स्टेट जो भारत का अभी तक हिस्सा ही नहीं था वो, और आर्टिकल 3 के अंदर जो भारत का हिस्सा था। तो आर्टिकल 3 क्या करता है, ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो नया स्टेट बना सकता है सेपरेशन ऑफ टेरिटरी से, मतलब किसी भी स्टेट को, भारत के किसी भी टेरिटरी को सेपरेट करके, किसी भी टेरिटरी को यूनाइट करके, दो या दो से ज़्यादा स्टेट है उनको मिला के तोड़ के कैसे भी, मतलब वो इंक्रीज कर सकता है उसके एरिया को, कम कर सकता है उसके एरिया को, बाउंड्री को चेंज कर सकता है, नाम को चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उन स्टेट में। तो आर्टिकल 3 कहता है कि अगर हमें ये चेंज करना है इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो दो कंडीशंस दी गई है आर्टिकल 3 के अंदर। अगर हमें किसी भी स्टेट जो कि भारत का पार्ट है यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें चेंज करना है, तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहला, जो बिल होगा वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट्स के प्रायोर रिकमेंडेशन से, मतलब अगर आर्टिकल 3 के अंदर किसी भी स्टेट का नाम, एरिया कुछ भी चेंज करना है, तो उस बिल को पहले प्रेसिडेंट को से उसका रिकमेंडेशन लिया जाएगा, फिर पेश किया जाएगा। दूसरा कि वो जो बिल था जो प्रेसिडेंट को रेकमेंड किया था, प्रेसिडेंट उसको स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेंगे उस बिल को, क्यों, ताकि उनके व्यूज को वो देख सकें कि आखिर वो उनका क्या व्यू है उन पे, बस। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो कोई उनसे वो नहीं है कि प्रेसिडेंट
बस व्यू के लिए प्रेसिडेंट जो है बस व्यू के लिए भेजेंगे उस स्टेट के पास कि क्या आपको ये राज्य जो चेंज कर रहे हैं ये सही लग रहा है, गलत लग रहा है। लेकिन राज्य हाँ करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट किसी भी व्यू से, स्टेट के लेजिस्लेचर के किसी भी व्यू से बाउंड नहीं है। वो चाहे तो उनके व्यू को एक्सेप्ट भी कर ले, चाहे तो उनके व्यू को रिजेक्ट भी कर दें, इवन उनका व्यू अगर टाइम पे आया हो तब भी। तो पार्लियामेंट जो है उसके पास ये पावर है कि वो नए स्टेट को बना सकती, तोड़ सकती, कुछ भी कर सकता है, चाहे तो उसे यूनियन टेरिटरी बना दे, कुछ भी। और ये नेसेसरी नहीं है कि हर बार एक फ्रेश रेफरेंस दिया जाए स्टेट लेजिस्लेचर को, ताकि कि वो बिल, वो जो अमेंडमेंट हो रहा है उसके लिए। नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जो एक बार प्रेसिडेंट ने रेकमेंड कर दिया, मतलब रेफर कर दिया स्टेट को, उसके बाद स्टेट कुछ भी बोले प्रेसिडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे नहीं करे, वो बस उनका व्यू जानने के लिए था। यूनियन टेरिटरी के केस में तो किसी भी प्रकार का रेफरेंस भी नहीं मांगा जाता, बस पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है यूनियन टेरिटरी के केस में। पार्लियामेंट जो है उसके पास ये पावर है कि वो भारत के पॉलिटिकल मैप को जो जैसे चाहे वैसे बना सकती है, उनके पास पूरी ताकत होती है। वो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट होता है ना, इसका एग्जिस्टेंस गारंटी नहीं है। मतलब कोई स्टेट आज है कल को नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हुआ क्या, पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, आज वो टूट के दो यूनियन टेरिटरी में बट गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। वैसे ही पहले एमपी था, मध्य प्रदेश, वो टूटा और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बदला। वैसे ही बिहार था, बिहार टूटा, झारखंड टूट के निकला। तो ये सब यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है, वो चाहे तो किसी भी स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, चाहे तो नए स्टेट को बना सकती है। और आर्टिकल 4 ये कहता है कि कोई भी लॉ जिससे ये एडमिशन और स्टेबलाइज हुआ है नया स्टेट का, अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इसे हम 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। मतलब ये अमेंडमेंट तो है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर ये 368 के अंदर नहीं आता। इसका मतलब कि अगर भारत सरकार को आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में किसी भी प्रकार का बदलाव करना है तो उसको आर्टिकल 368 के तहत नहीं करना पड़ेगा। वो चाहे तो सिंपल मेजोरिटी, मतलब 50%, टोटल जितने लोग हैं उसके 50% मेजोरिटी ले आए और बस उसमें चेंज कर देगी। यानी सिंपल मेजोरिटी से भी चेंज कर सकती है, उसके लिए किसी भी प्रकार की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि यही जो बताया मैंने कि सिंपल मेजोरिटी या ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से भी पार्लियामेंट इसको चेंज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है डिमिनिश करने का, मतलब कम करने का किसी भी स्टेट का एरिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट भारत का कोई टेरिटरी जो है वो दूसरे देश को दे दे, ये नहीं। मतलब ये अगर भारत देश है तो इसका साइज यहीं रहना चाहिए। इसके अंदर कोई स्टेट है उसे तोड़ के 2 स्टेट बना दो, 3 बना दो, या कोई यूनियन टेरिटरी उन दोनों को मिला के एक स्टेट, कुछ भी करो, भारत सरकार या पार्लियामेंट जो है यूनियन ऑफ इंडिया के टेरिटरी में कुछ भी बदलाव करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत की कोई टेरिटरी जो है फॉरेन कंट्री को दे दे। अगर वो ऐसा करती है तो उसके लिए, अगर भारत की कोई टेरिटरी फॉरेन कंट्री को दी भी जाती है तो उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और इसीलिए 1960 में भारत की पार्लियामेंट ने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई थी, ताकि जो कुछ जमीन जो विवाद था वो पाकिस्तान को दी जा सके। उसके बाद 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई विवादित जमीन है दो देशों के बीच में, भारत और किसी अदर देश के बीच में कोई विवादित जमीन है, कोई डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उसको सेटल करने के लिए अगर कुछ जमीन दी जाती है तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की। मतलब अगर भारत की कोई, जैसे भारत और बांग्लादेश, इसमें कुछ विवादित जमीन है कि कुछ जो भारत के गांव है वो बांग्लादेश में चले गए और कुछ जो बांग्लादेश के गांव है ये भारत देश में आए, क्योंकि उस टाइम सही से जमीन का बंटवारा नहीं हो पाया था, बाउंड्री नहीं सही से बनी थी। तो इसके लिए अब इस डिस्प्यूट को जो है सॉल्व करने के लिए अगर भारत सरकार अपने
कुछ जो उनके गांव इस तरफ आ गए थे वो उनको दे देती है, और उनके गांव जो भारत के गांव जो उस तरफ चले गए थे वो अपने में ले लेती है। तो इस बाउंड्री डिस्प्यूट को, जो बाउंड्री का विवाद है, उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। हुआ ये था कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया था, जिससे दो देश बने थे, एक तो पाकिस्तान और एक इंडिया। और बाकी जो प्रिंसली स्टेट थे उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे कि या तो आप इंडिया में ज्वाइन कर जाओ, या आप पाकिस्तान में ज्वाइन कर जाओ, या आप स्वतंत्र रहो। तो टोटल 552 प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें से 549 तो भारत में ज्वाइन हो गए। लेकिन 3 जो प्रिंसली स्टेट थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं होंगे भारत के साथ मर्ज। तो इसलिए क्या हुआ, उनके साथ कुछ जबरदस्ती करनी पड़ी, उनको इंडिया में मिलाने के लिए कुछ करना पड़ा। तो इन कोर्स ऑफ टाइम भारत ने क्या किया, हैदराबाद को अपने अंदर ले लिया पुलिस एक्शन के थ्रू। जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया और उसमें वहां के लोगों ने भारत में मिलने की बात मान ली। तीसरा, कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और वो भारत में मिल गए। तो ये तीनों अंत में भारत में मिल गए। तो फिर हुआ ये कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में 4 क्लासिफिकेशन हुए स्टेट के, मतलब भारत के स्टेट और टेरिटरी को 4 भाग में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो इन 4 पार्ट में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब इसमें देखते हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी में कौन कौन से थे। तो 1950 में 4 पार्ट में जो स्टेट थे वो डिवाइडेड किए गए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में, और इनमें से कुछ कुछ स्टेट हर पार्ट में थे। पार्ट डी में जो था वो अंडमान एंड निकोबार था सिर्फ, और कोई स्टेट नहीं था। ठीक है, पार्ट डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार था, बाकी स्टेट में बाकी पार्ट में डिफरेंट स्टेट थे। जैसे पार्ट ए में असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल था। पार्ट बी में हम देखें तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश ये था। और पार्ट सी में देखें तो अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, उसके बाद कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर ये था। जबकि पार्ट डी में अकेला अंडमान एंड निकोबार था। ठीक, फिर उसके बाद हुआ ये कि भारत का जब संविधान बन गया 1947 में, तो धीरे धीरे राज्यों की डिमांड बढ़ने लगी। मतलब लोग लिंग्विस्टिक बेस पे, मतलब भाषा के आधार पे राज्य की मांग करने लग गए। तो इससे हुआ क्या कि 1948 के जून में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिंग्विस्टिक प्रोवाइंस कमीशन बनाया अंडर एस.के. धर। एस.के. धर के अंदर ये बनाया गया लिंग्विस्टिक प्रोवाइंस कमीशन, ये एग्जामिन करने की क्या लैंग्वेज के बेस पर हम कोई राज्य दे सकते हैं। एस.के. धर ने अपना रिपोर्ट जो सबमिट किया था वो 1948 के दिसंबर में किया, और उन्होंने ये बताया कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, रेदर लिंग्विस्टिक फैक्टर। मतलब हमें लैंग्वेज के बेस पे नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे राज्य बनाने चाहिए। फिर उसके बाद इस लिंग्विस्टिक कमेटी का भी विरोध होने लगा, तो फिर कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में एक और कमेटी बनाई। उस कमेटी में खुद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग शामिल थे। तो इनको कहते हैं जेवीपी कमेटी। अब जेवीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 1949 में, और इस कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं था, कोई कन्वेयर नहीं था, और इन्होंने भी ये रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेस पे हमें कोई स्टेट नहीं बनाना चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे बनाना चाहिए। फिर उसके बाद अक्टूबर 1953 में जब गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगा, दबाव इसलिए पड़ने लगा कि एक पोट्टी श्रीरामुलु थे, ये कांग्रेस के ही एक वो थे, समर्थक थे या कांग्रेसी थे। ये
हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए कि उन्होंने डिमांड कर दिया कि मुझे आंध्र प्रदेश नाम का एक देश चाहिए तो चाहिए, और ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। 56 दिन तक ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहे, लेकिन सरकार नहीं मानी किसी भी स्टेट के लिए, और 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। जैसी इनकी मृत्यु हुई, सरकार पे बहुत हाई लेवल का प्रेशर पड़ा कि किसी भी तरीके से एक स्टेट बनाना है। तो भारत सरकार ने पहला लैंग्वेज के आधार पे जो राज्य बनाया था वो था आंध्र प्रदेश, जो कि बना था अक्टूबर 1953 में। तो इसे मद्रास से अलग करके बनाया गया था। जो तेलुगु बोलते थे उन लोगों को अलग राज्य दे दिया गया, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद हुआ ये कि और जगह से भी मांग उठने लग गई, और रीजन से, कि हमें भी लैंग्वेज के आधार पे राज्य चाहिए। तो गवर्नमेंट फिर से दबाव में आ गई, और दिसंबर 1953 को गवर्नमेंट ने फजल अली कमेटी का गठन किया, जो 3 मेंबर की कमेटी थी। फजल अली जो थे इसके एक मेंबर थे, बाकी 2 मेंबर थे इसमें, के.एम. पनीकर और एच.एन. कुंजरू। ये 3 मेंबर थे टोटल। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की सितंबर 1955 में जाकर के, और ब्रॉडली ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, लैंग्वेज के बेस पे राज्य बनने जरूरी हैं, बट एक लैंग्वेज के लिए एक राज्य नहीं होना चाहिए। मतलब लैंग्वेज के बेस पे राज्य बनाओ, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि हमारा प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि जब हम ये राज्य रीड्रॉ करें तो कंट्री की पॉलिटिकल यूनिटी बनी रहे। तो कन्वीनियंस भी होना चाहिए, प्लस लैंग्वेज के बेस पे भी राज्य बनाओ, बट थोड़ा कन्वीनियंस भी होना चाहिए कि पॉलिटिकल यूनिटी बनी रहे। फजल अली कमेटी ने 4 मेजर फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए किसी भी राज्य को बनाने के लिए या स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। पहला, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। कोई भी राज्य बने तो पहले यूनिटी और सिक्योरिटी को प्रिजर्व करना है और स्ट्रेंथन करना है, मतलब और मजबूत करना है। दूसरा, लिंग्विस्टिक और कल्चरल हार्म होमोजेनिटी होनी चाहिए। मतलब अगर हम लैंग्वेज के बेस पे उस राज्य में उसका एक नया राज्य बना देते हैं, तो साथ ही साथ हमें कल्चरल होमोजेनिटी भी देखना है कि उस जगह में सेम कल्चर फॉलो हो रहा है कि नहीं। बस लैंग्वेज सेम नहीं होना चाहिए, कल्चर भी। दूसरा, और यही बेस था कि बाद में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। बेशक तेलंगाना के लोग आंध्र प्रदेश की तरह लैंग्वेज लगभग सेम है, बट कल्चर अलग है। फिर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव भी देखना है कि क्या ये कन्वीनियंस हो रहा है। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या कन्वीनियंस है कि हम बना सकते हैं, ये भी देखना। फिर प्लानिंग और प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। तो जो वेलफेयर है लोगों का, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, एज वेल एज नेशन एज ए होल। मतलब उससे पूरे देश का और वहाँ के लोगों का क्या वेलफेयर हो रहा है, इसका भी ध्यान रख के ये राज्य बनने चाहिए। तो हुआ क्या कि फजल अली कमेटी के सजेशन पे जो अभी तक 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था कि राज्यों को 4 भाग में बांटा जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उसको अबॉलिश कर दिया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 16 नए राज्य और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, जिसे बाद में यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं, ये बनाया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया रिकमेंडेशन को और मॉडिफिकेशन के साथ, लेकिन, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया 1956 में। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी 1956 में आया, और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी इससे बनी। जबकि फजल अली कमेटी ने 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी की बात कही थी। मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी और 16 स्टेट की बात कही थी, लेकिन जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। अब वो 6 स्टेट जो बनी, वो पहला था महाराष्ट्र और गुजरात। मतलब पहले एक बॉम्बे नाम का होता था। जब बॉम्बे था प्रोविंस, 1960 में क्या हुआ कि बॉम्बे को उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक पार्ट बना दिया महाराष्ट्र, जिसमें मराठी स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे,
और एक बनाया गया गुजरात, जिसमें गुजराती स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे। तो गुजरात जो है ये 15वां स्टेट बना, क्योंकि बॉम्बे अधिकतर मराठी लोगों का था, क्योंकि बॉम्बे आज भी महाराष्ट्र में चले गया, तो इसलिए गुजरात जो है 15वां स्टेट बना। फिर दादर एंड नगर हवेली, जो पोर्तुगीज थे, पुर्तगाली जो थे, उनसे 1954 में भारत ने आज़ाद करा लिया दादर और नगर हवेली को। और 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1961 में, जिसके तहत इन दादर और नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। बाद में 2020 में क्या हुआ कि दमन और दीव, इसे दादर और नगर हवेली में मर्ज कर दिया गया है। फिर उसके बाद गोवा, दमन एंड दीव, इंडिया ने क्या किया था कि पुर्तगीज से पुलिस एक्शन के थ्रू 1961 में इनको अपने कब्जे में ले लिया था, दमन एंड दीव को भी। और 12वां यूनियन टेरिटरी बना, 12वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1962 में, उसके तहत दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी बना दिया, और गोवा को भी। लेकिन 1987 में क्या हुआ, गोवा को बना दिया गया स्टेट, लेकिन दमन एंड दीव को जो था एक यूनियन टेरिटरी ही रखा गया। 2020 में हमें जैसे कि पता है, दमन एंड दीव को क्या किया गया है, दादर और नगर हवेली से मिला दिया गया है, और अब ये एक यूनियन टेरिटरी के रूप में है। फिर है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ये 4 राज्यों में फैला हुआ, ये एक फ्रेंच स्टेबलाइजमेंट था, मतलब फ्रेंच टेरिटरी थी, और ये 4 जगह फैला हुआ है, पुडुचेरी, कराईकाल, माहे और यानम। फ्रांस ने इसको 1954 में भारत को सौंप दिया और फ्रांस चले गए, और इसे एक्वायर्ड टेरिटरी के रूप में 1962 में रख लिया गया, भारत के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करना शुरू कर दिया गया। इसके लिए 14वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। फिर 1963 में क्या हुआ, नागालैंड को स्टेटहुड मिल गया, जो असम था, पहले असम का ही पार्ट था नागालैंड, तो असम से जो नागा हिल है और ट्विंगसांग एरिया है, उसको अलग कर दिया गया और एक स्टेट बना दिया गया, नागालैंड। और नागालैंड जो था 16वां स्टेट बना, और इंडियन यूनियन का 16वां स्टेट बना। और इससे पहले क्या था, 1961 तक गवर्नर जो थे असम के, उनके कंट्रोल में नागालैंड था। अब उसकी बात करें हरियाणा की, चंडीगढ़ को ही, और हिमाचल प्रदेश की। तो 1966 में क्या हुआ था कि पंजाब जो था, वह पंजाब को तोड़ के हरियाणा बनाया गया, क्योंकि 17वां स्टेट बना है हरियाणा। हुआ ये था कि पंजाब में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट को लेकर के। इसके लिए एक कमेटी बनी थी, शाह कमीशन, 1966 में, और उन्होंने रेकमेंड किया कि हाँ, पंजाब के 2 हिस्से कर देने चाहिए। तो जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया था वो तो पंजाब बन गया, जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था वो हरियाणा बन गया। इसके बाद जो हिल एरिया था वो हिमाचल प्रदेश में दे दिया गया उसका। तो हिमाचल प्रदेश पहले से ही था, लेकिन कुछ हिल एरिया जो पंजाब के थे वो हिमाचल को दे दिए गए, और हिंदी वाले को हरियाणा और पंजाबी वाले को पंजाब बना दिया। फिर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की बात करें तो 1972 में नॉर्थ ईस्ट के मैप में बहुत बदलाव हुआ। जो 2 यूनियन टेरिटरी थी, मणिपुर और त्रिपुरा, और एक सब स्टेट था मेघालय, उन सबको, मतलब मणिपुर और त्रिपुरा को तो स्टेटहुड दे दिया गया, और मेघालय को दे दिया गया, वो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को तो स्टेटहुड दे दिया गया, लेकिन मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनको क्या किया गया, यूनियन टेरिटरी दे दिया गया, बना दिया गया। पर बाद में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भारत का हिस्सा था ही नहीं। 1947 में सिक्किम जो था ये एक अलग देश था, हम कह सकते हैं, जो चोग्याल नाम के प्रिंसली स्टेट के अंदर आता था, जो रूल किया जाता था चोग्याल के द्वारा, चोग्याल प्रिंस जो थे वो। 1974 में ये हुआ कि सिक्किम ने इच्छा जताई कि वो भारत में मर्ज होना चाहता है, इसीलिए 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिससे सिक्किम को क्या हुआ कि एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिल गया। और फिर इसके 1 साल बाद 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1975 में, जिससे सिक्किम को एक पूरी तरीके से भारत का राज्य बना दिया गया,
और ये भारत का 22वां राज्य बना। इसके बाद 1987 में क्या हुआ, जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश थे, जो अभी तक यूनियन टेरिटरी थे, उन्हें भी राज्य का दर्जा दे दिया गया, 23वां 24वां। और गोवा जो था उसे भी 25वां स्टेट बनाया गया 1987 में। इससे पहले गोवा स्टेट नहीं था, क्योंकि गोवा के साथ था दमन एंड द्वीप, तो ये दो साथी थे। तो 1987 में ही, उससे पहले ही दमन एंड द्वीप को अलग कर लिया गया था और गोवा को बाद में स्टेट बना दिया गया। फिर उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो सन 2000 में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया और यूपी को तोड़ के उत्तराखंड बनाया गया और बिहार को तोड़ करके झारखंड बनाया गया। और ये छत्तीसगढ़ 26वां स्टेट बना, उत्तराखंड 27वां स्टेट बना और झारखंड जो है 28वां स्टेट बना। फिर 2014 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में कल्चर के आधार पे नए राज्य की डिमांड शुरू हो गई। लैंग्वेज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का लगभग सेम हुआ, लेकिन जो कल्चर था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो कल्चर के आधार पे तेलंगाना नाम का राज्य बनाने की शुरुआत हो गई, मतलब उसके लिए आंदोलन शुरू हो गया। तो 2014 में 29वां स्टेट बना था हमारा आंध्र प्रदेश से टूट करके तेलंगाना। अभी भारत में 28 स्टेट हैं। इसके बाद हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर। 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर क्या था, ये एक अलग स्टेट था और इसका खुद के जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें आर्टिकल 370 उस बिहाफ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 डाला गया था, जिसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलता था। और इस स्पेशल स्टेटस के तहत उसको 35A आर्टिकल भी दिया गया था। इसमें होता यह था कि जम्मू एंड कश्मीर में कई सारी सुविधाएं जो थी जम्मू एंड कश्मीर को ऐसा बनाती थी कि जम्मू कश्मीर था तो भारत का राज्य, पर वो फंक्शन करता था एक अलग देश की तरह। बट और ये कैसे हुआ था, तो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 1954 में, जिसे कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। ये इसकी वजह से हुआ था। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, फिर से एक नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागू किया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा से 370 जो धारा आर्टिकल 370 थी उसे खत्म किया और जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो दो पार्ट में तोड़ा और इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। फिर आर्टिकल देखें यूनियन एंड टेरिटरी के, तो वही आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 2A, 3 और 4 जैसा कि हमने शुरू में देखा था। तो इसके साथ ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।